हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस महोदय कहते हैं यदि हमारे पास एक बंद पृष्ठ हो, कैसा पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ हो, तो कुछ पृष्ठ किसी भी आकार का होगा लेकिन कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ और किस किस तरह के हो सकते हैं, जैसे घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ क्या होता है, चारों तरफ से बंद होता है। घन का पृष्ठ, घनाभ का पृष्ठ कैसा पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ होता है। बेलन का पृष्ठ वो कैसा पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ होता है। अगर हम कहें वर्ग का पृष्ठ, तो वर्ग का पृष्ठ क्या है, वो बंद पृष्ठ नहीं है। वर्ग का पृष्ठ कैसा होता है, वो खुला पृष्ठ होता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास बंद पृष्ठ हो और उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो, Q हो, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना है, Q हो, तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स phi क्या होगा, phi होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें गॉस महोदय कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो वही चीज लिखा है। ठीक है, तो ये गॉस महोदय कहते हैं। लेकिन हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ रखा था, यदि हमारा कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, यानी कि इससे वैद्युत बल रेखाएं इससे होकर गुजरती हो, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स phi बराबर होता है, क्या होता है, समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये हमने पढ़ चुके हैं। लेकिन ये पृष्ठ कैसा है, खुला पृष्ठ है। जो गॉस महोदय ने बताया वो इसी को कहा कि पृष्ठ खुला ना होकर अगर बंद पृष्ठ है, अगर और उस पृष्ठ के अंदर आवेश Q है, तो उस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स phi Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो पिछला सूत्र है और जो गॉस का प्रमेय का सूत्र है, इसको दोनों इक्वल कर देते हैं। तो जब इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, phi बराबर हो जाएगा समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, लेकिन गॉस की प्रमेय किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए। किसके पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए। तो ये समाकलन कैसा होगा, बंद समाकलन होगा। ठीक है, ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप। ठीक है, अच्छा, गॉस की प्रमेय की हमें जरूरत क्यों पड़ी। इसके पहले जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो उसके कारण हम जब बिंदु आवेश होता है तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हम कूलाम के नियम के अनुसार निकाल सकते थे, बिंदु आवेश के कारण। लेकिन जब आवेश बिंदु आवेश न होकर कोई निकाय के रूप में आवेशित निकाय हो, ठीक है, जैसे अनंत लंबाई की तार हो, है अनंत विस्तार की चादर हो, ठीक है, या आवेशित गोला हो, ठीक है, अगर इस तरह के रूप में आवेशित कोई वस्तु है, इसके कारण यदि हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो फिर हमें गॉस की प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। वो बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना था तो कूलाम के नियम के अनुसार, अगर उसके अलावा वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो फिर हमें गॉस की प्रमेय को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो हमें उस पृष्ठ, जैसे मान लो बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो बंद पृष्ठ के अंदर हमें टोटल आवेश Q पता होगा, एप्सिलॉन नॉट पता होगा, तो हम सीधे सीधे E वेक्टर निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको दोनों पक्षों को बराबर कर दें तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो हम इसी सूत्र का उपयोग करके बहुत सारे निकायों के जो आवेशित निकाय हैं उनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय की उपपत्ति, यानी कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो आइए चलते हैं और सिद्ध करते हैं। गॉस की प्रमेय की उपपत्ति, यानी कि हमें गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है।
तो मान लो हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, वो बंद पृष्ठ को हम यहां पर बना लेते हैं। एक हमारे पास बंद पृष्ठ है, ठीक है। इस बंद पृष्ठ पर एक बिंदु है O, एक बिंदु क्या है O, और इस बिंदु पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है क्या, +Q, ठीक है। और यहां पर एक बिंदु है P, यहां पर क्या है, इस पृष्ठ पर, ये जो बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर एक बिंदु है P। ये पूरा जो बंद पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है A, ठीक है। इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं और उसको क्या नाम दे देते हैं, dA। एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं dA, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, dA वेक्टर किधर की ओर होगा, dA वेक्टर किधर की ओर होगा, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर होगा, इस क्षेत्रफल पर खींचा गया लंब की डायरेक्शन में इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर होगा, ठीक है। तो वो हम खींच देते हैं, dA वेक्टर, ठीक है। और इस बिंदु से बिंदु P को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये है हमारा E वेक्टर, क्या है, E वेक्टर, क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। देखो हम लोग जानते हैं ना, जो धन आवेश होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर जाती हैं, केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। तो हमने क्या किया, केंद्र से बाहर की ओर उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बना दिया और E वेक्टर लिख दिया, ठीक है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E वेक्टर हमने इस दिशा में बनाकर लिख दिया है। ये बिंदु P है, यहां पर मैं लिखे देता हूं, ये बिंदु P है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको O से मिला देंगे और इसको भी हम O से मिला देंगे, ठीक है। मिला दिया तो यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, डी ओमेगा। यहां घन कोण क्या बनेगा, डी ओमेगा। भाई ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ अवयव है, तो इसके सभी बिंदुओं को यदि हम O से मिला दें तो उनके बीच कौन सा कोण बनेगा, घन कोण बनेगा। Q से O से P के बीच की दूरी कितनी है, R, इसको R है, O से P के बीच की दूरी R है, और E वेक्टर DA वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया फिगर से। तो अब हम लिख लेते हैं यहां पर, माना एक बिंदु आवेश +Q जो कि एक बंद पृष्ठ के A के भीतर बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। बिंदु P बंद पृष्ठ पर बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, ठीक है, ठीक, R दूरी पर स्थित है। +Q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बिंदु P पर? E वेक्टर। कितनी है? E वेक्टर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब लिखिए, आता है हमें क्या करना है? अब हमें करना है प्लस Q आवेश के कारण dA से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। आता है धन Q आवेश के कारण dA पृष्ठ अवयव dA से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा डी फाई ई हम पृष्ठ अवयव के कारण निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मान रहे हैं ना, डीए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब हमें बताइए कि ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ई वेक्टर डीए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें आप बताइए ई का मान क्या होगा? ई का मान मतलब बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ई का मान क्या होगा? ई का मान हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। वैद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? ई बराबर, क्योंकि यहां पर लिखिए, चूंकि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। तो क्यू अपॉन किस पर? किस बिंदु पर? पी बिंदु पर। तो उनकी बीच की दूरी कितनी है? आर। तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब ई का वैल्यू इसमें रख देना है। तो ई का वैल्यू इसमें रख दीजिए। ई का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां रख देंगे ई का वैल्यू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डीए कॉस थीटा। तो डीए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा था? हमने घन कोण पढ़ रखा था ना। घन कोण जब मैंने पिछले लेक्चर पढ़ाया है उसमें घन कोण अच्छे से बताया है। तो क्या होता है घन कोण? क्योंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये डी ओमेगा कितना होगा? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो इसको इसमें रख देंगे। तो आइए रख देते हैं। तो इसको इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख देंगे? डी ओमेगा। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को रख देंगे डी ओमेगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं। तो आप बताइए डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू डी ओमेगा। अच्छा, अब बताइए, अभी हमने
डी फाई ई कहाँ के लिए निकाला था? डीए पृष्ठ अवयव के लिए, यानी कि डीए पृष्ठ अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हमने अभी निकाला था। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ ए से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। लिखिए यहां पर संपूर्ण पृष्ठ ए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा? फाई ई समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा फाई ई, ठीक है, बराबर इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रल डी फाई ई। हमने क्या किया? इसका समाकलन कर दिया, समाकलन डी फाई, यानी फाई को क्या लिख सकते हैं? समाकलन डी फाई ई लिख सकते हैं ना। यहाँ पर इंटीग्रल समाकलन हमने लगा दिया तो उसी को हम फाई ई भी लिख सकते हैं। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो क्यू यहां लिख देते हैं हम, क्यू, और समाकलन डी ओमेगा, ठीक है। अच्छा, ये घन कोण है और यहां लिखा है समाकलन। तो बताइए, मैक्स समाकलन का मतलब होता है पूरे पृष्ठ के कारण बना पूरा घन कोण। तो यहां पर समाकलन का मतलब पूरा घन कोण की बात हो रही है। तो पूरा घन कोण कितना होता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 पाई। ये भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समाकलन डी ओमेगा का अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 4 पाई। तो लिख देंगे, तो 4 पाई यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? 4 पाई कैंसिल आउट होगा, तो फाई ई बराबर आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय यहां सिद्ध होती है। गॉस की प्रमेय क्या हो गई? सिद्ध हो गई। तो इस तरीके से हम गॉस की प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके से हम लोग गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, दो कुछ मुख्य बातें हैं जो गॉस की प्रमेय पर आधारित हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। एक कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। ये बंद पृष्ठ क्या है? ए है। इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। इस पर ढेर सारे क्या है? बिंदु आवेश स्थित हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक है, -Q4, -Q5, ठीक है। तो ढेर सारे इस तरीके से बिंदु आवेश स्थित है। तो इस दशा में क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्या होगा? ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखिए, जो धन आवेश है उससे क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर जाएंगी। तो वैद्युत फ्लक्स कैसे गुजरेगा? अंदर से बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस दशा में वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऋण आवेश है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आएंगी, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो है जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो बाहर से अंदर की ओर आएगा। तो जब वैद्युत फ्लक्स बाहर से अंदर की ओर आता है तो वो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होगा। कैसा वैद्युत फ्लक्स होगा? ऋणात्मक होगा। तो धन आवेश के कारण बाहर जाएगा। तो जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां लिखिए, माना बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु आवेश
बिंदु आवेश प्लस Q1, ठीक है, प्लस Q2 और क्या है प्लस Q3 माइनस Q4 और क्या है माइनस Q5 स्थित है, ठीक है। अतः पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो जाएगा। जो धन आवेश से हैं उनके कारण वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, जो ऋण आवेश से हैं उनसे वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, ठीक है। तो सभी को जोड़ देंगे, तो Q1 के कारण वैद्युत फ्लक्स φ1, Q2 के कारण वैद्युत फ्लक्स φ2, Q3 के कारण वैद्युत फ्लक्स φ3, Q4 के कारण वैद्युत फ्लक्स ये ऋणात्मक होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर जाएंगी, तो ये होगा वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक माइनस Q4, और Q5 के कारण वैद्युत फ्लक्स माइनस φ5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो φe बराबर हमारा हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं Q1/ε0 प्लस इसको लिख सकते हैं φ2 किस कारण है Q2 के कारण, φ3 किसके कारण है Q3 के कारण, Q3/ε0 ये होता है ना Q1/ε0 Q2/ε0 गॉस की प्रमेय से, और माइनस φ4 तो ये हो जाएगा φ4 कितना है φ4 Q4 के कारण, तो माइनस Q4/ε0, φ5 है Q5 के कारण, तो माइनस Q5/ε0, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या कॉमन है इससे 1/ε0 कॉमन है, इसको क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5, ठीक है। इसको और आगे क्या लिख सकते हैं 1/ε0 और Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 Q5 का क्या करते हैं बीजगणितीय योग है, तो बीजगणितीय योग करेंगे उसके लिए लिख सकते हैं सिग्मा Q, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखना हो सजा के लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर लिख देते हैं, इसी फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई को अच्छे से सजा के लिख सकते हैं सिग्मा Q/ε0, सिग्मा Q/ε0, जहां सिग्मा Q क्या है, जहां सिग्मा Q आवेशों का, कौन से आवेश, जो पृष्ठ के अंदर है, ठीक है, सिग्मा Q आवेशों का बीजगणितीय योग है, क्या है बीजगणितीय योग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर बंद पृष्ठ के अंदर ढेर सारे आवेश हैं तो उनको क्या करोगे सिग्मा Q उनका बीजगणितीय योग निकालोगे अपॉन ε0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा φe आ जाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक केस है जो आप लोगों को सवालों में देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक दूसरा केस है उसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है, आवेश क्या है, इसमें आवेश जो है वो पृष्ठ के अंदर है। यदि आवेश पृष्ठ के बाहर होगा तो क्या, कैसे वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो यहां पर मान लो ये हमारा एक बंद पृष्ठ है कुछ इस तरीके से, और इस बंद पृष्ठ के बाहर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, बिंदु O पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं एक तो पृष्ठ के बाहर से अंदर की ओर जाएंगी और दूसरा अंदर से बाहर की ओर जाएंगी।
ठीक है, तो दो तरीके से वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरेंगी। कहां से? एक बाहर से अंदर की ओर, और फिर इधर पर वही वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी तो अंदर से बाहर की ओर जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मान लो ये वैद्युत बल रेखा यहां से जा रही है, ठीक है, और यहां से एक दूसरी जा रही है। ठीक है, तो यहां पर एक पृष्ठ अवयव मान लो ये DA1 है, और ये मान लो एक पृष्ठ अवयव DA2 है। ठीक है, और ये पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालेंगे आइए बताता हूं मैं। लिख लीजिए, माना +Q बिंदु आवेश बंद पृष्ठ A, बंद पृष्ठ A पूरा कितना है? A है। बंद पृष्ठ A के बाहर बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, तो DA1 से, तो पृष्ठ अवयव DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स D∅1 मान लो, D∅1 वैद्युत फ्लक्स DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D∅1 मान लो। ठीक है, तो DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D∅1 क्या हो जाएगा? हम लोग क्या पढ़े थे? अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु पर एक क्या होगा? घन कोण स्थित होगा। कोण पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है? घन कोण होता है। तो यहां पर एक घन कोण होगा। ठीक है, और इस पृष्ठ के कारण भी जो घन कोण होगा, यानी इस बिंदु पर, इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु पर जो घन कोण अंतरित होगा वो भी सेम होगा। इसके कारण भी सेम बन रहा है और इसके कारण भी सेम बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। क्या हो जाएगा? डी ओमेगा घन कोण। तो फिर आप ये बताइए, यहां पर +Q है, ठीक है, इससे वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी। ठीक है, तो यानी कि वैद्युत फ्लक्स यहां पर क्या हो रहा है? ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, जाएंगी ना यहां से बाहर से अंदर की ओर, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर जा रही है वैद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं D∅1 कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले माइनस लिख लेते हैं। अच्छा, अभी जब हम गॉस की प्रमेय को जब सिद्ध कर रहे थे तो हम किस पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले थे ना? देखिए, जब हम लोग गॉस की प्रमेय सिद्ध कर रहे थे तो D∅E यानी कि पृष्ठ अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकाले थे 1/4πε0 Q × d ओमेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q/4πε0 d ओमेगा लिख सकते हैं ना? तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं। इसको याद रखिएगा, D∅1 बराबर हो जाएगा -1/4π Q/4πε0 d ओमेगा। ठीक है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? माइनस में होगा। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर जा रही हैं। आगे चलते हैं, यहां पर वैद्युत बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर जा रही हैं, तो ये हो जाएगा धनात्मक। तो यहां पर लिख लीजिए, तथा DA2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ये क्या हो जाएगा डी फाई टू, क्या हो जाएगा डी फाई टू। इसको लिख सकते हैं यहां से धनात्मक होगा, ठीक है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है डी ओमेगा। इसके लिए भी घन कोण कितना है डी ओमेगा ही, देख लो इसके द्वारा भी अंतरित कोण कितना है डी ओमेगा, इसके कारण भी घन कोण कितना था डी ओमेगा था, इसके कारण भी अंतरित घन कोण कितना है डी ओमेगा, तो इसको भी लिख देंगे डी ओमेगा, ठीक है। अच्छा तो आता है प्लस क्यू के कारण गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, मान लो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा डी फाई 1 प्लस डी फाई 2, ठीक है डी फाई 1 प्लस डी फाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं Q माइनस का Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है। डी फाई 2 क्या लिख सकते हैं प्लस का Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो ये और ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा 0, ये फाई ई बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस घन कोण की सभी स्थितियों में घन कोण जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, कितना भी घन कोण लेंगे हम लोग सारी स्थितियों में भी फाई क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि इसके लिए भी घन कोण बराबर बनेगा, इसके लिए भी घन कोण बराबर बनेगा, तो जो भी आएगा फाई क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश रखा हो, बिंदु आवेश रखा हो, तो फिर उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा 0, हमेशा क्या होगा 0 होगा। यहां पर इस बंद पृष्ठ के बाहर कहीं पर भी रखा हो, कहीं पर भी हमारा बिंदु आवेश रखा हो, तो उस बिंदु आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गॉसियन पृष्ठ की विशेषताओं की, ठीक है। आइए देखते हैं गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं। तो सबसे पहले हमें यह बताइए गॉस की प्रमेय से हमें क्या पता चलता है। गॉस की प्रमेय से हमें पता चलता है बंद पृष्ठ के भीतर विद्यमान आवेश Q के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, यह हमें गॉस की प्रमेय से पता चलता है। तो गॉस की प्रमेय की जो गॉसियन पृष्ठ है उसके कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मान लो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है यानी बंद पृष्ठ है, ठीक है। इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q है, लेकिन ये आवेश कहीं पर भी हो सकता है, A पर हो, B पर हो, C पर हो, D पर हो, कहीं पर भी हो आवेश Q, उसकी स्थिति पर वैद्युत फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश Q कहीं पर भी स्थित हो सकता है, लेकिन जो वैद्युत फ्लक्स का मान आएगा वो क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। तो पहले जो हमें क्या कहता है पृष्ठ के भीतर आवेश Q की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आवेश Q पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु A B C पर हो, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक। दूसरा क्या है पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। जो गॉसियन वैद्युत फ्लक्स आता है गॉस की प्रमेय से Q अपान एप्सिलॉन नॉट, वो जो है इस गॉसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये गॉसियन पृष्ठ चाहे ऐसा हो, चाहे गॉसियन पृष्ठ हमारा इस तरीके से हो, ठीक है, घन हो, या गॉसियन पृष्ठ हमारा बेलन हो, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ यानी बंद पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, लेकिन जो वैद्युत फ्लक्स है वो सेम ही आएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। गॉसियन पृष्ठ की आकृति पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता।
तो यही है कि पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। अब चाहे पृष्ठ का आकार इतना हो, चाहे पृष्ठ का आकार बढ़ा दें, गॉसियन पृष्ठ का आकार बढ़ा दें, लेकिन दोनों स्थितियों में वैद्युत फ्लक्स का मान Q/ε0 ही होगा। तो गॉसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता वैद्युत फ्लक्स का मान, गॉसियन पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता वैद्युत फ्लक्स का मान, और इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं पर भी स्थित हो सकता है, इसकी स्थिति पर भी वैद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता। सभी स्थितियों में वैद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा? Q/ε0 आएगा। हाँ, खास बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम गॉसियन पृष्ठ मानते हैं, जब भी हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो हम गॉसियन पृष्ठ को इस तरीके से कल्पना करते हैं कि गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जरूर जाना चाहिए जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अगर ये गॉसियन पृष्ठ है तो गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो उस गॉसियन पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए, यहां पर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार की जाती है, इस प्रकार की जाती है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो वह पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए, पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, जैसे मान लो, मैं यहां पर उदाहरण भी दे देता हूं आपको, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो ये एक सीधा तार है अनंत लंबाई का, ठीक है, इस तार के कारण, ये धनावेशित तार है, ठीक है, इस तार के कारण इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये बिंदु P है। तो हम जब गॉसियन पृष्ठ मानेंगे तो क्या मानेंगे? गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु से होकर जाना चाहिए, इस बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो गॉसियन पृष्ठ की आकृति हम इस प्रकार से मानेंगे कि वो जो गॉसियन पृष्ठ हो उस बिंदु से होकर जाए। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो ये गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा, जब लिखने को आए तो आप लिख दीजिएगा। इसी के साथ हम ये वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।